गरीब नंद के करवा चौथ पर आई दो अमीर भाभियां। अरे यार, मेरा सारा मेकअप तो खत्म हो गया। एक काम करती हूँ, भाभी से मेकअप का सामान ले लेती हूँ। भाभी, मुझे अपना थोड़ा मेकअप दे दो, आज कॉलेज में फंक्शन है, उसी के लिए तैयार होना है। ओहो, आज मैडम को मेकअप करना है। कितना भी मेकअप कर लो लेकिन हमसे ज्यादा सुंदर नहीं लगोगी। अच्छा भाभी, अब आप देखना, मेकअप करने के बाद मैं भी किसी हूर की परी से कम नहीं लगूंगी। कुसुम इतना कहती है और अपनी भाभी के कमरे में बैठकर मेकअप करने लगती है कि तभी लाइनर लगाते हुए कुसुम को छींक आ जाती है और उसका लाइनर फैलकर उसके चेहरे पर लग जाता है, जिसे देखकर उसकी दोनों भाभी हंसने लगती हैं। अरे, तुम तो हूर की परी लगने वाली थी, लेकिन तुम तो हूर का परा लग रही हो। ननद जी, फंक्शन का तो पता नहीं, लेकिन हैलोवीन पार्टी के लिए तुम बिल्कुल रेडी हो। अपनी भाभियों की बात सुनकर कुसुम भी हंसने लगती। दोनों भाभियों नंद में बहुत ज्यादा प्यार होता है और ये तीनों हमेशा हंसी मजाक करती हैं। लेकिन इन तीनों का हंसी मजाक कुसुम की सौतेली माँ सुनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सौतेली बेटी होने की वजह से सुनीता कुसुम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे ओ महारानी, किताबों का झोला उठाकर कहाँ चली? कॉलेज जाने के अलावा तेरे पास और कोई काम है या नहीं? इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी? जहाँ भी जाएगी अपने अशुभ कदमों से उन लोगों को मार ही देगी। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? अपनी बेटी से ये आप कैसे कह सकती हो? सौतेली बेटी है ये मेरी। अरे ये तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई थी, तो हम क्या चीज है? अपनी सौतेली माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुन कुसुम रोते हुए कॉलेज चली जाती है। लेकिन उसके भैया भाभी उससे बहुत प्यार करते थे। कुसुम के पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, जिसके चलते उसके पिता ने सुनीता से शादी कर ली थी। लेकिन उसके कुछ सालों बाद ही कुसुम के पिता की भी मृत्यु हो गई थी, जिससे सुनीता कुसुम से नफरत करने लगती है। समय गुजरता है और एक दिन, देखो वहां क्या हो रहा है, लगता है आर्मी स्टूडेंट की ट्रेनिंग हो रही है। परसों सर ने अनाउंस किया था ना कि जो भी स्टूडेंट्स को आर्मी में जाना हो वो फॉर्म फिल कर दें। नम्रता और कुसुम बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां उनके पास एक जय नाम का लड़का आता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग का फॉर्म कहाँ मिल रहा है? जी, उस तरफ। थैंक यू सो मच। इतना बोलकर जय वहां से चला जाता है। जय देखने में काफी फिट और हैंडसम होता है, जिससे कुसुम को जय पहले ही नजर में पसंद आ जाता है। समय गुजरने के साथ जय भी अब कुसुम को पसंद करने लगता है और उन दोनों की ये पसंद प्यार में बदल जाती है। अच्छा सुनो, आई लव यू। आई लव यू टू। कुसुम जय एक दूसरे से फोन पर प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पूजा और कोमल आ जाते हैं और कुसुम की बातें सुन लेती हैं। किससे बातें करी जा रही हैं इतनी प्यार भरी? किसी से नहीं भाभी, हमें पागल मत बनाओ, सब कुछ सच सच बताओ, हमसे क्या छुपाना। अपनी भाभियों के पूछने पर कुसुम अपनी भाभियों को सब सच सच बता देती है, जिसे सुनकर उसकी दोनों भाभियां बहुत खुश होती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। मैं तो यही चाहूंगी कि तुम दोनों जल्दी से एक दूसरे से शादी कर लो और एक साथ अपना जीवन बिताओ। हम दोनों कल ही तुम्हारे भैया से बात करते हैं और उसके बाद माँ जी से। अगले दिन होते ही पूजा और कोमल अपने पतियों के साथ सास से ये सारी बातें कहती हैं, जिससे सुनकर सुनीता, ये चाहे जिससे भी शादी करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो इसकी शादी में भी नहीं आऊंगी। लेकिन पता नहीं कौन बेचारा इस मनहूस से शादी कर रहा है। सुनीता वहां से चली जाती है, लेकिन कुसुम के दोनों भैया भाभी मिलकर कुसुम की शादी बड़े धूमधाम के साथ करवाते हैं। शादी के बाद कुसुम जय के साथ खुशी खुशी रह रही होती है और वो बहुत ही जगह जगह जैसे कि इंडिया गेट, लाल किला, ताजमहल घूमते हैं। तभी 2 महीने के बाद जय अपनी ड्यूटी बॉर्डर पर वापस चला जाता है। जय जब भी छुट्टियों से वापस लौट कर आता है तो कुसुम के साथ घूमता फिरता उससे बहुत प्यार करता। आप इस बार जल्दी आने की कोशिश करिएगा, कुछ ही महीनों में करवा चौथ आ रहा है और ये मेरा पहला करवा चौथ है। तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि करवा चौथ से पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। महीने बीतते हैं और कुसुम को पता चलता है कि वो गर्भवती है। मैं माँ बनने वाली हूँ। जब ये खबर जय को पता चलेगी तो वो कितने खुश होंगे। जय, आप जल्दी वापस आ जाइए। ये खबर को सुनने के बाद की खुशी तो मैं आपके चेहरे पर अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। समय गुजरता है और करवा चौथ का दिन आ जाता है। करवा चौथ के दिन ही जय वापस आने वाला होता है। कुसुम सुबह सुबह अपनी सास के साथ सरगी खा रही होती है कि तभी अचानक कुसुम के दरवाजे पर दस्तक होती है। इतनी सुबह सुबह कौन आया है? जा जरा देख तो।
जी माँ जी। कुसुम जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती है तो उसके सामने 2 आर्मी ऑफिसर खड़े होते हैं। आप ही जय की पत्नी कुसुम हैं? जी, लेकिन आप लोग कौन? जी, हम लोग बॉर्डर पर जय के साथ ड्यूटी करते थे। हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बॉर्डर पर छिड़ी जंग में आपके पति आर्मी ऑफिसर जय शहीद हो गए। आर्मी ऑफिसर्स के मुंह से ये बात सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि तभी वहां उसकी सास भारती आ जाती है। भारती और कुसुम के लिए जय की मौत किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं होती। पूरे घर में अचानक मातम का माहौल छा जाता है और कुसुम अपने पति की लाश के सामने बैठकर रो रही होती है। अरे कोमल, आज कुसुम का पहला करवा चौथ है। एक काम करते हैं, उसके लिए और उसके ससुराल वालों के लिए बहुत सारा सामान लेकर उसके घर चलते हैं, उससे मिल भी लेंगे। पूजा और कोमल बहुत सारा सामान लेकर कुसुम के घर पहुंचती हैं, लेकिन जैसे ही वो कुसुम के घर जाती हैं तो सभी लोगों को सफेद कपड़ों में देख दोनों को कुछ समझ नहीं आता। वो घर के अंदर जाती हैं तो उन्हें जय की लाश दिखाई देती है, जिसे देख उन लोगों के हाथ से सारा सामान छूटकर नीचे गिर जाता है। हम तो यहाँ तुम्हारे पहले करवा चौथ के लिए तोहफे देने आए थे, ये लाल साड़ी, ये लाल चूड़ियाँ, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ आकर इन सभी चीजों की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुसुम, ये क्या हो गया? ये कहते हुए दोनों भाभियां रोते हुए कुसुम के गले लग जाती हैं और उससे कहती हैं, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या थी, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाएंगे, तुम फिक्र मत करो। काश हम लोगों ने शादी करवाई ना होती तो तुम्हें इतनी सी उम्र में इतना बड़ा दुख नहीं देखना पड़ता। भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जय मेरा पहला प्यार था, मैं जय के अलावा अपनी जिंदगी में किसी और को नहीं आने दूंगी। मेरे पेट में जय और मेरे प्यार की निशानी पल रही है, अब मैं इसी निशानी को देखकर ही अपना सारा जीवन काटूंगी। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैंने सोचा था कि मैं जय के साथ अपना व्रत तोड़ूंगी और उनके हाथों से पानी पीऊंगी। अब मुझे कौन पानी पिलाएगा? लेकिन मैं ये व्रत तोड़ूंगी नहीं, मैं करवा चौथ का व्रत पूरा करूंगी। कुसुम चंद्रमा के निकलने का इंतजार करती है और चंद्रमा को देखकर अपने पति की रखी हुई लाश को देखकर अपना व्रत तोड़ती है। ये मंजर देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जय के जाने के बाद और कुसुम और उसकी सास की जिंदगी में अब धीरे धीरे परेशानियां आने लगी थी और वो एक बड़े से घर को छोड़कर एक छोटे से किराए के घर में रहने लग जाते हैं। जब ये बात कुसुम की सौतेली माँ सुनीता को पता चलती है तो वो कुसुम के जख्मों पर नमक छिड़कने पहुंच जाती है। मैं तो पहले से ही शादी के खिलाफ थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अगर आप अपने घर में कोई और अनहोनी नहीं चाहती तो इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करती हुए? सौतेली हुई तो क्या हुआ, बेटी तो बेटी होती है। जय की मौत मेरी बहू की वजह से नहीं हुई है, समझिए आप। चली जाइए यहाँ से, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। भारती की बात सुनकर सुनीता को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद सुनीता भारती और कुसुम से माफी मांगती है और कुसुम को अपना लेती है। और जब भी कुसुम को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो उसकी माँ हमेशा उसकी मदद करती है। अमीर ससुराल में लंबे दांत वाली काली बहू। शिट यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। मुझे वैसे भी ऑफिस पहुंचने में लेट हो रहा है, ऊपर से एक गाड़ी भी खराब हो गई। अब तो एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास, पैदल जाने का। रोहित की आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, इसलिए रोहित पैदल ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। रोहित को ठीक तरह से रोड क्रॉस करना नहीं आता था, इसलिए रोहित रोड के बीचों बीच जाकर फंस जाता है। रोहित के आगे पीछे से गाड़ियां जा रही होती है। इसे देखकर रोहित घबराने लगता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मैं क्या करूं, ये रोड कैसे क्रॉस करूं? अगर थोड़ी देर और यहाँ पर खड़ा हुआ तो मैं तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। रोहित इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसकी तरफ एक ट्रक तेजी से आ रहा है। रोहित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। ट्रक और रोहित की बस टक्कर होने ही वाली थी कि तभी वहां पर घूंघट ओढ़े एक लड़की आती है और रोहित को खींचकर रोहित की जान बचा लेती है। रोहित को खींचने की वजह से रोहित उस घूंघट ओढ़ी लड़की पर गिर जाता है। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना कहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बीच रोड पर खड़े होकर क्या कर रहे थे? क्या आपको गाड़ियाँ नहीं दिखी? अगर मैं टाइम से ना आती तो आप जानते भी हैं क्या हो सकता था। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, इसलिए मैं पैदल जा रहा था। लेकिन मुझे ठीक से रोड क्रॉस करना नहीं आता है, जिस वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सामने से आते हुए ट्रक को देखकर मैं सुन्न पड़ गया था।
लेकिन आपने मेरी जान बचाई। अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू सो मच। रोहित मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो उस घूंघट ओढ़ी लड़की से ज्यादा कुछ बात किए बिना चला जाता है। मीटिंग के बाद रोहित को बार बार उस घूंघट ओढ़ी लड़की का ख्याल आ रहा होता है, इसलिए अगले दिन रोहित उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। कल के लिए सॉरी, कल मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैंने आपको ढंग से थैंक यू भी नहीं कहा और मैं बिना थैंक यू बोले ही चला गया। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब रोहित अक्सर सोनम से मिलने आया करता था। सोनम और रोहित जल्दी ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रोहित ने आज तक सोनम का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि सोनम हमेशा अपने चेहरे पर घूंघट करके रखा करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और रोहित को सोनम से प्यार हो जाता है, इसलिए आज रोहित सोनम को प्रपोज करने के लिए जाता है। सोनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये दोस्ती कब प्यार के रिश्ते में बदल गई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं रोहित, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। लेकिन कमी क्या है मुझ में? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? ऐसा नहीं है रोहित। तो बताओ क्या रीजन है जो तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती हो? रोहित के पूछने पर सोनम को ना चाहते हुए भी अपना घूंघट उठाना पड़ता है। सोनम के घूंघट ऊपर करते ही सोनम का काला चेहरा और लंबे दांत सामने आ जाते हैं। ये कारण है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। मैं कितनी काली हूँ और मेरे दांत कितने लंबे हैं। मुझ जैसी बदसूरत लड़की से कोई भी शादी करना नहीं चाहेगा। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी शक्ल से नहीं। तुम जैसी भी हो मेरी हो और मैं तुमसे अभी भी शादी करना चाहता हूँ। रोहित की बात सुनकर सोनम रोने लगती है और रोहित को गले से लगा लेती है, जिसके बाद रोहित और सोनम एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। रोहित शादी के बाद सोनम को अपने घर लेकर आता है, जिसके बाद रोहित सोनम के बारे में अपनी माँ जानकी और बहन अभिषा को बताता है। जानकी और अभिषा जैसे ही सोनम को देखते हैं वैसे ही वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। रोहित, तू इस लड़की को मेरे घर की बहू बनाकर लाया है। तुझे पूरी दुनिया में इस बदसूरत लड़की के अलावा कोई और लड़की नहीं मिली शादी करने को। जरा देख तो सही, इसका रंग कितना काला है और इसके ये लंबे दांत। इसे तो देखकर कोई चुड़ैल भी डर जाएगी। छी भैया, इस लड़की से शादी करने से अच्छा तो आप कुंवारे ही रह जाते। कितनी गंदी है। इस लड़की की तरफ तो मेरा देखने का भी मन नहीं कर रहा है। अगर किसी को भी पता चल गया कि मेरी बहू ऐसी दिखती है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसे तू जहाँ से भी लाया है वहीं छोड़ा। माँ अलीशा, सोनम मेरी पत्नी है और इस घर की बहू। अगर सोनम इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं भी इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अपने इकलौते बेटे की घर छोड़ने की धमकी सुनकर जानकी डर जाती है, जिसके बाद जानकी को ना चाहते हुए भी रोहित की शादी को मंजूर करना पड़ता है। लेकिन जानकी अभिषा सोनम को उसके काले रंग और लंबे दांत की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उससे हमेशा घर के सारे काम करवाते हैं और ताने भी देते हैं। अबे ओ लंबे दांतों वाली काली चुड़ैल, जा हमारे लिए चाय बना कर ला। माँ, इसकी शक्ल देखकर तो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि सामने कोई चुड़ैल खड़ी हो। क्या करूं बेटा, मैं भी मजबूर हूँ। ना जाने इस चुड़ैल ने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया है। अगर इसे मैंने घर से निकाल दिया तो रोहित भी घर छोड़ देगा। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जाकर चाय बना। अपनी सास और ननद की ऐसी बातें सुनकर सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सोनम कमरे में जाकर रोने लगती है। दूर खड़ा रोहित सारी बातें सुन लेता है। अपनी पत्नी के साथ इतना बुरा बर्ताव देखकर रोहित को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन अभिषा को देखने के लिए रिश्ते वाले आने वाले होते हैं। सुन काली चुड़ैल, मेरी बेटी को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो तू भूल कर भी उनके सामने मत आ जाइयो, वरना वो लोग डर के भाग जाएंगे। अगर तू गलती से भी नजर आई तो तेरे साथ क्या होगा तो सोच भी नहीं सकती, समझी? सोनम जानकी और अभिषा की बात सुनकर डर जाती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में रिश्ते वाले आते हैं और अभिषा को पसंद करके चले जाते हैं। रोहित को ये सब होता हुआ देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए अब रोहित सोनम के लिए कुछ करना चाहता था। रोहित सोनम को एक डेंटिस्ट के पास लेकर जाता है, जहां डेंटिस्ट सोनम के लंबे दांतों को ठीक कर देता है। जिसके बाद रोहित सोनम को सैलून लेकर जाता है, जहां सोनम का बहुत अच्छा ब्यूटी ट्रीटमेंट किया जाता है। दांतों के ठीक होने के बाद और ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद सोनम बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। जिसके बाद रोहित सोनम को घर लेकर आता है। अरे वाह रोहित बेटा, ये इतनी सुंदर लड़की कौन है? क्या तूने उस कल्लू माई को छोड़ दिया? ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनम है माँ। लेकिन ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? इसका काला रंग और लंबे दांत कहाँ गए? माँ, आज के जमाने में ऐसी क्या चीज है जो हम चाहें और वो पूरा ना हो सके?
देखिए माँ, सोनम अब आप दोनों से कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। रोहित की बात सुनकर जानकी और अभिषा मुंह बना लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अभिषा सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी अभिषा का पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने की वजह से अभिषा के सामने के 2 दांत टूट जाते हैं। जब ये बात अभिषा के होने वाले ससुराल वालों को पता चलती है तो वो ये सब देखकर अभिषा से रिश्ता तोड़ देते हैं, जिसे देखकर अभिषा को बहुत रोना आता है। देखा अभिषा, ये सब तुम्हारे किए कर्मों का ही फल है। तुमने सोनम को उसके काले रंग और लंबे दांतों की वजह से बहुत मजाक उड़ाया था ना, और आज भगवान ने तुम्हारा मजाक उड़ा दिया। भाभी, भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। अब मुझसे जिंदगी भर कोई शादी नहीं करेगा। नहीं अलीशा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे भैया ने जिस डेंटिस्ट से मेरे दांत ठीक करवाए थे, वो तुम्हारा भी ट्रीटमेंट कर देंगे। वैसे तुम्हारे दांत भी ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद सोनम अभिषा को उसी डेंटिस्ट के पास लेकर जाती है, जिसके बाद अभिषा के दांत अब पहले की तरह हो जाते हैं। अब जानकी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी सोनम से माफी मांगती है। अब सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।